महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मुझे युद्ध और शांति में से चुनाव करना हो तो मैं शांति को चुनूंगा, क्योंकि युद्ध में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष मजबूत तो दूसरा उसकी अपेक्षा थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन ये बात तो तय है कि नुकसान दोनों का होता है। जी हाँ, नुकसान मानवता का होता है। युद्ध वो घाव होता है जो इंसान की आने वाली नस्लों के हृदय में भी खौफ और नफरत भर देता है। हर देश और हर इंसान ये जानता है कि युद्ध से समस्याएं हल नहीं हुआ करती। बिल्कुल। क्या वक्त कभी इतना ताकतवर होगा कि पूरी दुनिया में शांति और सौहार्द कायम हो सके? इसी उम्मीद के साथ आइए करें अपने दिन का आगाज। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। तो अमृता, सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। बिल्कुल, हेलो इंडिया हाइलाइट्स में सबसे पहले जानेंगे देश दुनिया का हाल और नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्य और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। इसके साथ ही आज की गतिविधियों पर होगी हमारी पैनी नजर। आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ी खास शख्सियत के बारे में। और इसके अलावा न्यूज यू कैन यूज सेगमेंट में आपको बताएंगे कॉन्टैक्ट लेस रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा हुआ इतिहास। और इसके साथ ही होगा बहुत कुछ, तो आप जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। और शुरुआत कर लेते हैं देश से। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय वायुसेना भी शामिल। वायुसेना का C-17 विमान रोमानिया के लिए रवाना। आज सुबह करीब 4 बजे हिंडन एयरबेस से भरी उड़ान। टीम में नहीं है कोई भारतीय नागरिक। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने यह जानकारी दी और कहा, खार्किव से भारतीयों को निकालना है सर्वोच्च प्राथमिकता। यूक्रेन में 12,000 भारतीय यानी 60% भारतीय पहले ही छोड़ चुके हैं युद्धग्रस्त यूक्रेन को। क्या कुछ कहा हर्षवर्धन श्रृंगला ने, सुन लेते हैं। I had also mentioned that we had an estimated 20,000 Indian students in Ukraine at the time that we issued our first advisory. This is the general number of people who are Indian nationals in Ukraine. From that number, 12,000 approximately have since left Ukraine, which is 60% of the total number of our citizens in Ukraine. Of the remaining 40%, roughly half remain in the conflict zone in the Kharkiv Sumy area, and the other half have either reached the western borders of Ukraine or are heading towards the western borders of Ukraine. In other words, they are generally out of the conflict areas, out of harm's way. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा, फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से फोन पर बात की। पीएम ने सभी नेताओं से यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन में जारी शत्रुता और बिगड़ती मानवीय स्थिति पर अपनी चिंताओं को साझा किया। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए पोलैंड के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को विशेष उड़ान से लाने का काम जारी है। पोलैंड में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और बुडापेस्ट हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुरक्षित निकालने के लिए भारतीयों से बात भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में जारी युद्ध और वहां से भारतीय विशेषकर छात्रों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच चौथी उच्चस्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री की यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं और इसी हमले में एक भारतीय छात्र की मौत भी हो गई। रूस की तरफ से खार्किव में की गई गोलीबारी में भारतीय छात्र नवीन शेखर पा
ज्ञान गौदर की मौत हो गई है। नवीन कर्नाटक के हावेरी जिले में चलगेरी के निवासी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोलीबारी में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा के पिता से बात की और संवेदनाएं जताई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव अंगों पर उनके प्रभाव को प्रचारित करने के उद्देश्य से आरोग्य वनम बनाया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में वेदांतम शरद चंद्र बाबू द्वारा लिखित कथा सूक्तम नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को गुरु सम्मान 2020 और 2021 और प्रतिभा पुरस्कार 2020 और 21 प्रदान किया। उत्तर प्रदेश में 7वें और मणिपुर में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनाव में मणिपुर ने तय कर लिया है कि पूर्वोत्तर में अब विकास का सूरज ही उगेगा। जिन लोगों ने मणिपुर को इतने दशकों तक पीछे धकेला, उन्हें अब यहां के लोग फिर मौका नहीं देंगे। जीएसटी संग्रह फरवरी में सालाना आधार पर 18% बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि फरवरी 2022 का जीएसटी संग्रह इससे पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 18% अधिक है और फरवरी 2020 के मुकाबले जीएसटी संग्रह 26% अधिक है। हालांकि फरवरी 2022 में जीएसटी संग्रह कोविड-19 वायरस की तीसरी लहर से प्रभावित हुआ, क्योंकि जनवरी 2022 में जीएसटी संग्रह 1,40,986 करोड़ रुपए था। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने काहिरा में आईएसएसएफ विश्व कप में जीता रजत पदक। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने ये पदक हासिल किया है। और इससे पहले भारत के युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने मिस्र में जारी आईएसएसएफ विश्व कप में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। सौरभ ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जर्मनी के माइकल स्क्वाल्ड को 16-6 से हराया। तो ये थी राष्ट्रीय खबरें, लेकिन अब हम नजर डालेंगे राज्यवार खबरों पर। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। इस चरण में विधानसभा की 57 सीटों के लिए गुरुवार को मतदान होगा। कुल 676 उम्मीदवार मैदान में हैं। छठवें चरण में 10 जिलों में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में 3 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की जनता लिखेगी नया इतिहास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों रसड़ा, खलीलाबाद और धनघटा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने ये भी कहा कि 5 चरणों के चुनाव के बाद ये साफ हो गया है कि प्रदेश की जनता बीजेपी को दोबारा चुनकर नया इतिहास लिखने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने से गरीबों तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी नीयत साफ है, इसी वजह से प्रदेश में विकास हो रहा है, लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जनता के साथ छल करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सरकार बनने पर प्रदेश में खाली पड़े 11 लाख पदों को भरने का वादा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पहले फुटबॉल खेला करते थे, इन्हें गोल रोकना भी आता है और गोल करना भी आता है। इन्होंने भ्रष्टाचार और हिंसा के गोल को रोकने का काम किया है, साथ ही शांति, विकास और समृद्धि के गोल को गोल में दागने का काम किया।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने थौबल में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही प्रदेश के विकास को तेज करने का वादा भी किया। नागालैंड की सरकार ने सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में 2 साल की छूट देने का ऐलान किया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से नागालैंड में सरकारी सेवा में भर्तियां नहीं हो पा रही थी, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार से भर्ती नियमों, रोजगार नीति, अधिवास और खतियान के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। साथ ही राज्य में चल रहे भाषा विवाद का भी मुद्दा उठाया गया। जन औषधि के प्रचार प्रसार के लिए 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि वीक मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में अभी 8600 से अधिक जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, जहां उत्तम और सस्ती दवाइयां मिलती हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले घटने के साथ ही प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला लिया गया है। राज्य में सभी सरकारी कार्यालय खोल दिए गए हैं, साथ ही स्विमिंग पूल और वाटर पार्क खोलने की अनुमति दी गई है। राजधानी दिल्ली में 2 महीने से बंद चिड़ियाघर को फिर से खोल दिया गया है। पहले ही दिन सभी 4000 टिकट भी बिक गए। चिड़ियाघर को कोविड संक्रमण के बढ़ने के बाद 4 जनवरी को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट की बिक्री भी रोक दी गई थी। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैन्य अभियान और आक्रामक हो गया है। रूसी सेनाओं ने राजधानी कीव के बाद अब यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर भी भारी बमबारी शुरू कर दी है। रूसी सेना राजधानी कीव के बेहद नजदीक पहुंच गई है और करीब 40 मील के काफिले में रूस के टैंक और दूसरे सैन्य वाहन कूच कर रहे हैं। उपग्रह से मिले तस्वीरों के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, तोप और दूसरी सहायक वाहनों का काफिला शहर से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी लंबाई करीब 40 मील है। रूस के खार्किव और कीव के बीच सुमी प्रांत के ओक्तीरका में एक सैन्य अड्डे पर किए गए हमले में 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। सुमी प्रांत के गवर्नर ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना इस शहर में आगे बढ़ने की रूस की कोशिशों को रोकने में प्रयास कर रही थी। वहीं पूर्वी शहर सुमी के तेल डिपो पर भी बमबारी की खबर है। रूसी सेना ने घरों, स्कूलों, अस्पताल पर बमबारी की है। कई तस्वीरें सामने आने के बावजूद रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने से इनकार किया गया है। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बमबारी में तेजी सिर्फ उन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी आक्रमण के 5वें दिन 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ में यूक्रेन को सदस्य बनाने के लिए आवेदन दिया है। यूक्रेन की संसद ने इस बात की घोषणा की है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ईयू से अपील की थी कि सारी प्रक्रिया के तहत यूक्रेन को भी ईयू में शामिल किया जाए। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत ने यह कहा है कि उनकी यूक्रेन में मानवता के खिलाफ संभावित युद्ध अपराधों और दूसरे अपराधों की जल्द से जल्द जांच शुरू करने की योजना है। रूस और यूक्रेन अदालत के 123 सदस्य देशों में नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया है, जिसके कारण अदालत के पास जांच करने का अधिकार है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में रूसी मिशन के 12 सदस्यों को जासूसी में शामिल खुफिया अधिकारी होने के आरोप में निष्कासित करने की घोषणा की है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 5वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने ये कदम उठाया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार स्टेट ऑफ यूनियन को संबोधित करते हुए रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले की आलोचना की और कहा कि रूस का ये हमला अमानवीय है। बाइडेन ने कहा कि रूस यूरोप को तोड़ना चाहता है, लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस लड़ाई में पूरी दुनिया एक तरफ है और रूस अकेला खड़ा है। 6 days ago,
Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundation of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. To every Ukrainian, their fearlessness, their courage, their determination literally inspires the world. Groups of citizens blocking tanks with their bodies. Everyone from students to retirees to teachers turned soldiers defending their homeland. And in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, "Light will win over darkness." Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. Along with 27 members of the European Union, including France, Germany, Italy, as well as countries like the United Kingdom, Canada, Japan, Korea, Australia, New Zealand, and many others, even Switzerland, are inflicting pain on Russia and supporting the people of Ukraine. Putin is now isolated from the world more than he has ever been. उस तरफ टेक दिग्गज एप्पल ने रूस में अपने सभी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कंपनी ने अपनी भुगतान प्रणाली एप्पल पे और लाइव ट्रैफिक ट्रैकिंग सहित अन्य सेवाओं को भी सीमित कर दिया है। स्थायी सिंधु आयोग की सालाना बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा। इस्लामाबाद में ये बैठक 3 मार्च तक चलेगी। दोनों पक्ष बाढ़ प्रवाह की जानकारी संबंधी विषयों पर चर्चा करेंगे। भविष्य के कार्यक्रमों, बैठकों और निरीक्षणों को दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल अंतिम रूप देंगे। तो आज की गतिविधियों पर हम डालेंगे नजर प्रतिबिंब और बताएंगे कि आज क्या कुछ खास है। प्रधानमंत्री प्रौद्योगिकी सक्षम विकास पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। बजट 2022 के तहत वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के कुशल कार्यान्वयन की सुविधाओं के लिए सरकार विभिन्न क्षेत्रों में वेबिनार की एक श्रृंखला का आयोजन कर रही है। आपको बता दें कि इसके जरिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, शिक्षाविदों और उद्योग के विशेषज्ञों को एक मंच पर ला रही है ताकि सभी क्षेत्रों में कार्यान्वयन रणनीतियों पर विचार किया जा सके। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी सोनभद्र और गाजीपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही आज राज्यसभा की कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति की बैठक आयोजित होगी। और अमृता, एक अच्छी खबर रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए है। यह भारतीय रेल की कंपनी IRCTC और बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल ने मिलकर एक नया कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है। ये कार्ड अक्सर ट्रेन से सफर करने वालों और ग्रोसरी से लेकर पेट्रोल डीजल तक की शॉपिंग करने पर कई तरह की छूट देगा, जिससे आपके पैसों की खासी बचत होगी। बिल्कुल, IRCTC की वेबसाइट पर रोजाना 6 करोड़ से ज्यादा यूजर्स जो हैं वो रेलवे का टिकट बुक कराते हैं प्रतिबिंब। और इस क्रेडिट कार्ड का फायदा ये होगा कि ऐसे यात्रियों को ऐप के जरिए बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। ये कार्ड कस्टमर्स के लिए ढेरों बेनिफिट लेकर आया है। टिकट बुकिंग के दौरान उन्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स यानी कि पॉइंट्स मिलेंगे। और इस पूरी न्यूज को आप देखिए न्यूज यू कैन यूज में। ग्राहक इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ईंधन और किराने के सामान के साथ साथ अन्य चीजों की खरीदारी के लिए कर सकते हैं। ये रिवॉर्ड IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए A1, 2AC, 3AC, CC या EC बुकिंग पर मिलेगा। साथ ही कस्टमर्स को ट्रेन टिकट की बुकिंग पर 1% ट्रांजैक्शन छूट मिलेगी। अगर कस्टमर इस नए क्रेडिट कार्ड के जारी होने के 45 दिनों के अंदर 1000 रुपए मूल्य की खरीदारी करते हैं तो 100 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। इस क्रो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड से अगर आप ग्रोसरी या डिपार्टमेंटल स्टोर से शॉपिंग करते हैं तो आपको प्रति 100 रुपए के खर्च पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरे कैटेगरी में 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। कार्ड होल्डर को हर साल पार्टनर रेलवे लॉन्च में
4 बार विजिट करने का मौका मिलेगा। साथ ही कार्ड से देश भर के पेट्रोल पंप पर फ्यूल खरीदेंगे तो 1% फ्यूल सरचार्ज छूट मिलेगी। कार्ड होल्डर्स इस कार्ड का उपयोग JCB नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेशनल मर्चेंट और ATM से लेन देन करने के लिए भी कर सकते हैं। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक पर जाने का, और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के द्वारा बनाए गए भगवान शिव की आकर्षक कलाकृति के साथ। जी हाँ, आप इसका लुत्फ उठाइए फिलहाल, और हम एक ब्रेक के बाद दोबारा आपसे जुड़ेंगे। तो ब्रेक के बाद दोबारा से हम लौट आए हैं प्रतिबिंब, और चूंकि गले में थोड़ी सी उलझन थी तो मैंने सोचा कि गर्मा गर्म चाय हो जाए, लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये जरूर आपको बताएंगे हर रोज की तरह कि आज हमारे इतिहास में क्या है खास। 2 मार्च वर्ष 1949 में सरोजनी नायडू का निधन हुआ। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। मेधावी सरोजनी 1895 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गईं। पढ़ाई के साथ कविताएं लिखना भी इनका शौक रहा। एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की इस प्रिय शिष्या ने अपना सारा जीवन देश को अर्पण किया। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की ये अध्यक्ष बनी। भारत के प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गईं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। 13 फरवरी वर्ष 1964 को भारत सरकार ने इनकी जयंती के अवसर पर 15 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। इनकी याद में भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2 मार्च वर्ष 1969 में सुपरसोनिक विमान कॉनकोर्ड ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। कॉनकोर्ड दुनिया का पहला सुपरसोनिक विमान तो था ही, लेकिन सबसे अनूठा भी था। आवाज की गति से भी दुगनी तेजी से उड़ने वाले इस विमान के बारे में कई दिलचस्प राज हैं। वर्ष 1969 में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और फ्रांस की एरोस्पेशियल ने विमानों पर काम करना शुरू किया था। कॉनकोर्ड जब तक सर्विस में रहा तब तक इसने 50,000 उड़ानें भर ली थी। इसकी सबसे दिलचस्प उड़ान 8 नवंबर को रही, जब इसने 30 घंटों में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। कॉनकोर्ड लंदन से न्यूयॉर्क का सफर 2 घंटे 53 मिनट में पूरा करता था, जबकि इसी सफर को सामान्य विमान से पूरा करने में 8 घंटे तक लग जाते थे। इसी वजह से कॉनकोर्ड विमान से सफर करना खासा महंगा था। अमृता, हमारा आज ही कल इतिहास बन जाता है, और आज यूक्रेन और रूस के बीच हो रही है जंग, और जब इस जंग को याद करेंगे तो इतिहास में बेहद चर्चा होगी इस जंग की। और अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 9 बजे इकोनॉमिक सूत्र और 9:30 बजे बिल्स एंड इनसाइट्स। 10 बजे देखिए द जर्नी ऑफ स्टार्टअप। इसी के साथ शाम 7 बजे आप देखिए समसामयिक मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम मुद्दा आपका। और शाम को 7:30 बजे देखिए लोकतंत्र राउंडअप, और रात 8 बजे आज की खबर। इसके साथ ही 8:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव, और 9 बजे द न्यूज। 9:30 बजे लॉज दैट शेप्ड इंडिया भी देखना ना भूलें। और अब लोगों से विदा लेने का अवसर आ गया है, लेकिन हम जब विदा लेते हैं तो चलते चलते कुछ खास दिखा कर जाते हैं। बिल्कुल, आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़कर हम जाते हैं, जिसके साथ आपका पूरा दिन जो है वो बेहतरीन गुजरे। मदुरई में भरतनाट्यम की 24 घंटे से ज्यादा नॉन स्टॉप प्रस्तुति हुई है, और प्रतिम ये अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। आप सोचिए कि भरतनाट्यम जैसा की नृत्य प्रस्तुति जो कितनी आकर्षित करती है और मुश्किल होती है, लेकिन ये 24 आवर्स का नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस है। इसमें 4 राज्यों के 350 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया है। जी हाँ, चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं भरतनाट्यम नृत्य की झलकियों के साथ। हमें दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। नमस्कार।
श्री